सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी सीधी धमकी, कहा सभी होस्टेजेस फौरन करो रिहा। हमास गजा में हुकूमत छोड़ने को तैयार, यूएन से की मुदाखलत की मांग। बेंजामिन नेतन्याहू की फैमिली को है कत्ल का खतरा, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर खुद बोला मुझे मिल रही हैं धमकियां। गजा में 10 लाख लोग हो सकते हैं बेघर, बड़ी तबाही जारी। और इस्राएली वजीर खजाना ने वेस्ट बैंक को कब्जाने के नए नक्शे बनाए। इनके अलावा भी लेबनान, ईरान, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से जुड़ी कई और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे इस शो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बड़ी वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने हमास से कहा है कि तमाम इस्राएली होस्टेजेस को फौरन एक साथ रिहा किया जाए। ट्रंप का कहना है कि अगर हमास ने फौरन तमाम कैदियों को रिहा कर दिया तो ये जंग उसी वक्त खत्म हो सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की उस डिमांड की खुली हिमायत की जिसमें इसराइल ने कहा था कि सभी जिंदा होस्टेजेस को एक बार में रिहा किया जाए। तो इसराइल और अमेरिका की जुबान और लफ्ज एक ही हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, हमास को कहो कि वो सारे 20 होस्टेजेस फौरन छोड़ दे, 2 या 5 या 7 नहीं, सबको एक साथ छोड़े और हालात फौरन बदल जाएंगे, जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ये भी माना कि इसराइल जंग के मैदान में चाहे जीत रहा हो लेकिन पब्लिक रिलेशंस की जंग हार रहा है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया गजा के मुश्किल मंजर देख रही है और यही पब्लिक की राय को बदल रहा है। इसराइल को ये जंग खत्म करनी होगी वरना उसकी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का हमास के ऊपर क्या असर होता है ये देखना होगा। ये भी देखना होगा कि हमास ने अगर ये बात न मानी तो इस धमकी के पीछे क्या किसी बड़े मंसूबे और बड़े हमले का कोई पर्दा है जिसकी सिलवटें पड़ी तो हैं मगर दिख नहीं रही। क्या होने वाला है, जब होगा तो बताएंगे। अब हमास की तरफ से आया एक बयान सुन लीजिए जिसमें वो हुकूमत छोड़ने की बात कर रहा है। हमास ने इसराइल की जंग और गजा पर जारी घेराबंदी की सख्त मुखालफत करते हुए यूएन से फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि इसराइल के जुर्म न सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम बल्कि पूरी दुनिया के अमन व इस्तेकाम के लिए ख़तरा बन चुके हैं। हमास ने अपने इस बयान में कहा कि हम तैयार हैं एक मुकम्मल मुआहदे पर जिसमें इसराइली फ़ौज का गजा से बाहर निकलना, बॉर्डर क्रॉसिंग खोलना और दोबारा तामीर का आगाज़ शामिल हो। हम एक आज़ाद कौमी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने पर राज़ी हैं जो गजा के तमाम उमूर संभाले। यानी यहाँ पर हमास ने सीधा इशारा दिया है कि वो गजा की हुकूमत में बने रहने की कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। अगर गजा की ज़िंदगी बेहतर होती है तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। हमास ने यह भी कहा कि हम तैयार हैं मुकम्मल तबादले के लिए जिसमें तमाम इसराइली होस्टेजेस के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और जंग का खात्मा हो। हम अब भी दुश्मन की तरफ से मीडिएटर्स के उस प्रपोज़ल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पर हम और फ़लस्तीनी धड़े पहले ही राज़ी हो चुके हैं। ये भी हमास ने कहा। हमास ने इसके बाद कुछ इल्ज़ाम लगाए, वो सुन लीजिए। हमास ने कहा कि इसराइल के वॉर क्राइम इंसानी हुकूक और कानून की खुली तौहीन है। गजा में हेल्थ सेक्टर पर जानबूझकर हमला एक जंगजू जुर्म है, एक वॉर क्राइम है। आवाम को भूख और घुटन में डालना नस्ल कुशी यानी कि जेनोसाइड की साजिश का हिस्सा है और गजा सिटी की तबाही नस्ल कुशी और जबरी एथनिक क्लेंजिंग का हिस्सा है। हमास ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि वो फ़ौरन कदम उठाए ताकि गजा की आवाम को नस्ल कुशी और जबरी बेदखली से बचाया जा सके। अगली खबर थोड़ी डराने वाली है। गजा में 10 लाख लोगों पर नई मुसीबत मंडरा रही है। इसराइल ने ऐलान किया है कि गजा में होने वाले नए फौजी ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाएंगे। एक आला इस्राएली फौजी अफसर ने बुध को कहा कि हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले दिनों में गजा पट्टी से करीब 10 लाख लोग यानी 1 मिलियन लोग मजबूरन हिजरत करेंगे। उनके पास इसके सिवा कोई चारा न होगा। इनके लिए इसराइल एक नया ह्यूमैनिटेरियन इलाका बनाने की तैयारी कर रहा है, ये इसराइल का कहना है। गौरतलब है कि तकरीबन 2 साल से जारी इस जालिमाना जंग में गजा की 20 लाख से ज़्यादा की आबादी का बड़ा हिस्सा पहले ही कई मरतबा बेघर हो चुका है। इसराइल की फ़ौज अब गजा सिटी पर कब्ज़े की तैयारी में है जो कि गजा का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इस शहर और इसके इर्द गिर्द करीब 10 लाख लोग रहते हैं।
اسرائیلی فوجی افسر نے بتایا کہ اب تک قریب 70,000 لوگ غزہ کے مشرقی حصے یعنی کہ ایسٹرن حصے کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن اسرائیل کا ماننا ہے کہ حقیقت میں یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچے گی، یعنی 9,30,000 لوگ ابھی اور نکلیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ پچھلے مہینے اگست میں اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ غزہ سٹی سے نکاسی لازمی ہے، یعنی کہ یہاں سے ہجرت لوگوں کو کرنی ہی پڑے گی، یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ وہیں ریڈ کراس نے صاف صاف وارننگ دی تھی کہ اسرائیل اگر ایسا کرتا ہے تو لوگوں کو سیکیور اور عزت دار طریقے سے نکالنا ناممکن ہوگا۔ فی الحال تو غزہ کے لوگ دنیا کا سب سے بڑا ظلم جھیل رہے ہیں، سب سے بڑے ظلموں میں سے ایک کو ہر روز برداشت کر رہے ہیں، اور باہر سے آ کر فلسطینی زمینوں پر بسے لوگ انہیں انہی کی زمینوں سے ہر روز کھدیڑ رہے ہیں۔ اب بات ویسٹ بینک کی، جس پر کوئی چھوٹا خطرہ نہیں منڈرا رہا، اس کے وجود کی بات اب اٹھائی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ یعنی کہ فینانس منسٹر اسموٹرچ نے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملانے کا نقشہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے کٹر پنتھی نفرتی وزیر خزانہ بیزلل اسموٹرچ نے اعلان کیا ہے کہ ویسٹ بینک کو اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے نقشے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی زمین ہے جسے فلسطینی اپنی آنے والی آزاد ریاست کے لیے مانگتے رہے، کیونکہ یہ انہی کا حق ہے۔ اسموٹرچ نے ایک پریس کانفرنس کی بدھ کو شام میں، اور اس پریس کانفرنس میں ایک نقشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ویسٹ بینک کے زیادہ تر علاقوں کو اسرائیل کے کنٹرول میں لایا جائے گا، سوائے 6 بڑے فلسطینی شہروں کے جیسے رام اللہ اور نابلس وغیرہ۔ اسموٹرچ نے کہا کہ میرا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ علاقہ اور کم سے کم فلسطینی آبادی اسرائیل کی حکومت کے تحت لائی جائے، یعنی زمینیں زیادہ قبضاؤ لیکن وہاں رہنے والے لوگوں کو کھدیڑ دو تاکہ کم سے کم لوگ اسرائیل کے سائے تلے رہیں۔ اسموٹرچ نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بھی اپنے پلان کو منظوری دینے کی اپیل کی۔ اسموٹرچ کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیا اور سماریا یا سامریا یعنی کہ ویسٹ بینک، اس پر اسرائیلی حکومت قائم کی جائے اور فلسطینی ریاست بنانے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اسموٹرچ نے صاف کہا کہ عرب آبادی والے شہروں کو چھوڑ کر باقی ہر علاقہ اسرائیل میں ملایا جائے گا۔ اسموٹرچ پہلے سے ہی ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملانے کے حق میں رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ لیا تھا اور جس پر فلسطینی اپنی مستقل ریاست کا حق جتاتے ہیں۔ یہ انہی کا حق ہے۔ حقیقت میں یہ زمین فلسطینیوں کے باپ داداؤں کی ہی زمین ہے جسے اسموٹرچ جیسے سیٹلرز نے اپنے باپ کا مال سمجھ لیا ہے۔ فی الحال نیتن یاہو کے دفتر نے اس مسئلے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے خلاف اٹھ رہی آوازوں پر وہ بوکھلا گیا اور پروٹیسٹرز کو فاسسٹ ٹولیاں بتا ڈالا۔ نیتن یاہو نے کہا، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، میری فیملی کو بھی خطرہ ہے۔ کل رات جاری ایک ویڈیو بیان میں نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ یروشلم میں اس کے گھر کے باہر مظاہرین نے کچرے کے ڈبوں میں آگ لگائی، جس کی وجہ سے ایک ریزرو فوجی کی کار جل گئی۔ اسی بہانے نیتن یاہو نے احتجاج کرنے والوں پر الزام لگایا کہ وہ جائز احتجاج کی سرحدیں توڑ چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ لوگ سڑکوں کو بلاک کر رہے ہیں، شہریوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، سرکاری افسروں اور ان کے بچوں کا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو روز قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب آگزنی تک کی جا رہی ہے۔ ایک ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ نیتن یاہو حق کی آواز دبانے کے لیے ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے اور اپنے خلاف اٹھ رہے غصے کو فاسسٹ قرار دے کر لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ پالیٹکس میں اسے بھی ایک طرح سے سمپتھی گین کرنے کی چال سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اب کچھ لائیو خبریں یہاں سے سمجھ لیجئے کہ کل دن کے اجالے میں 2 بار یمن کے ہوتھیز نے اسرائیل پر حملے کیے۔ ایک بار 4، ہم نے کل صبح آپ کو بتایا تھا، 4 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد شام میں بھی انہوں نے ویسٹ بینک کی طرف اور دوسرے علاقوں میں نشانے لگائے اور وار کیے۔ بتایا گیا ہے کہ اے نیو ویو آف میزائل اٹیکس فرام یمن، یہ اسرائیلی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کل رات کو 11:15 بجے یہ لکھ رہی ہے کہ ایک نئی لہر آئی ہے میزائل اٹیکس کی یمن کی طرف سے۔ کئی اور خبریں ہیں، اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا راستے میں، اور
इसके अलावा हुथीज़ की तरफ से कहा गया कि हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए। फिर भी डर का माहौल रहा, लोग भागे, लाखों लोग शेल्टर्स में जाकर छुपे कि कहीं ऐसा ना हो वो किसी मिसाइल के या उसके डेब्रिस के सीधे कांटेक्ट में आ जाएं। और ये मैप बताता है कि जगह जगह सेंट्रल कब्ज़े वाले इसराइल में सायरन्स बजे। खैर, ये हमले लगातार जारी हैं। हुथीज़ का ये कहना है कि हम झुकेंगे नहीं और जब तक गज़ा पर हमले रुकते नहीं हम भी रुकेंगे नहीं। ईरान की खबर का रुख करते हैं। टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ ईरान यूके डिस्कस न्यूक्लियर इशू। यूनाइटेड किंगडम और ईरान की जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सबसे टॉप, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर इशू पर डिस्कशन किया, बातचीत की। और जिन साहब का इस हेडलाइन में आप फोटो देख रहे हैं वो आम इंसान नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC बहुत बड़ी तोप है, सबसे बड़ी तोप समझिए। और ये जो मिस्टर बैठे हैं अली लारिजानी, ये इसके सेक्रेटरी हैं। अब सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी में समझिएगा, ये बड़ी पोस्ट है। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बेहद ख़ास हैं, एडवाइज़र भी हैं। तो ये इन्होंने जो है टेलीफोन कॉल किया, अली लारिजानी ने अपने काउंटर पार्ट को, यानी कि जोनाथन निकोलस पावेल जो हैं, वो यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनके काउंटर पार्ट, इनके समकक्ष, उनसे बात की और बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। और यही कहा गया कि हम जो यूनाइटेड नेशंस के साथ निगोसिएशंस कर रहे हैं वो झुक कर नहीं करेंगे, हम पर से पाबंदियां हटाएं, कुछ हम रियायत देंगे, लेकिन अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दें, ये हमसे नहीं होगा। यही सब डिस्कशन बहुत बाहर निकल कर नहीं आया, लेकिन अंदाज़े लगाने मुश्किल नहीं है क्या बातें हुई होंगी। और यूके के जो अफसर हैं उनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि यूके, जर्मनी, फ्रांस मिलकर स्नैपबैक सैंक्शंस जो हैं UN वाले, जो बंद हो गए थे कुछ साल पहले 18 में, वो वापस ईरान के ऊपर लगाने के बारे में E3 सोच रहा है। कल लेबनान में एक बड़ा हमला किया इसराइल ने और कई लोग मारे गए। ये लेबनान के अल-मायदीन वेबसाइट लिखती है, सेवरल सिटीजन्स किल्ड इन इजरायली अटैक ऑन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में हमला किया गया और एक घर पर किया गया। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो उस घर का पूरा लिंटर ज़मीन पर है, यानी कि एक बड़ी मिसाइल या बड़ा बम गिराया गया है। और ये शेबा इलाके में है, साउथ लेबनान में। और इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं, ये अल-मायदीन लिखता है। इसराइल के फाइटर जेट्स ने यहाँ बम गिराए हैं, ड्रोन से हमला नहीं हुआ है। इट मीन्स कि बड़ा वाला जो है बम जो फाइटर जेट्स कैरी कर सकते हैं, वो उससे जो है इस पर एयर रेड की गई है। खैर, बढ़ते हैं सर आगे। और एक खबर ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट ने रीजनल डेवलपमेंट्स को लेकर डिस्कशन किया, बातचीत की, तबादला ख्याल किया रियाद में। और इस रीजन में जो कुछ भी हलचल इस वक्त चल रही है उसको लेकर भी बड़ी संजीदगी से बात हुई। साथ ही इसके अलावा बायलैटरल डिस्कशंस भी हुए दोनों ममालिक के बीच, तिजारत को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, और कुछ भी इश्यूज़ थे उन सब को लेकर जो है वो यहाँ पर बातचीत हुई। इस खबर में बहुत कुछ नहीं था, जो मीटिंग में था उसके नाम ज़्यादा लिखे हुए थे कि चुन्नू के पापा, मुन्नू के चच्चा, ये सब कुछ तो लिखा हुआ था। खबर क्या थी, अंदर क्या हुआ, वो ज़्यादा इनके बीच का बाहर नहीं आता है। सीरिया में एक नया डेवलपमेंट है। सीरिया की जो अल-शरा की फोर्सेस हैं उन्होंने खुद ही अपनी डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के कुछ मेंबर्स को उठाया है और उसमें जो है कुछ सस्पेक्टेड हैं। और पता चला है जो सवेदा में वायलेंस हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें इनका रोल था, उसे भड़काने में उन्हें शक है। तो अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो कि खुद अल-शरा की इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े लोग हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि सच बाहर आ सके। अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया था उसके बाद हालात अब भी सही नहीं हैं। एयर ड्रॉप किए गए हैं कुछ कमांडोज ताकि अर्थक्वेक में बचे हुए लोग जो मलबे में अब भी दबे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके। ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, अफ़गानिस्तान में मिट्टी के घर पूरी तरीके से ढह गए, बर्बाद हो गए। और वहीं खेतों में एक आर्मी का हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का खड़ा हुआ है। 1400 लोग इस ज़लज़ले में मारे गए थे। जुमेरात को या जुमे को ज़लज़ला आया था और बहुत ही बुरा ये ज़लज़ला था। बस एक खबर ये, दूसरी खबर एक और मिडिल ईस्ट से बाहर की बड़ी हेडलाइन है, इसलिए बता रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को सीधा पैगाम दिया है, एंड वॉर बाय टॉक्स और आई विल एंड इट बाय फोर्स। मतलब एक अलग डायलॉग है। कह रहे हैं पुतिन ज़ेलेंस्की से कि बातचीत के ज़रिए जंग ख़त्म कर दो तो अच्छा है लाला,
वरना फिर मैं अपनी ताकत के जरिए इस जंग को ख़त्म करूंगा मिलिट्री के दम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।